बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 7707। उसका मई जून 2020 का पेपर 1 मल्टीपल चॉइस से जो रिलेट करता है उसको हम हल करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 22 से हम शुरू करेंगे। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक कराचीज एकेडमी के का जो यूट्यूब चैनल है उसकी आप प्लेलिस्ट पर जाएं। उसको आप लास्ट लेक्चर्स जो हमने रिकॉर्ड कराए हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक जो अटैम्प्ट हमने किए थे वो सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द ओनर ऑफ ए बिजनेस टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज बट फॉरगॉट टू मेक एन एंट्री इन द अकाउंट्स के। एक ओनर है बिजनेस का, उसने कुछ चीज़ें अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली बट फॉरगॉट टू मेक एन एंट्री इन द अकाउंट्स, लेकिन वो अकाउंट्स में उसने उसकी एंट्री नहीं करी। तो अकाउंट्स में अगर उसकी एंट्री नहीं करी तो कहते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, कि इस एरर का इफेक्ट बताएं क्या होगा। चार चॉइसेस दी हुई हैं इसके अंदर और चार चॉइसेस में वो आपको पूछता है इसका इफेक्ट क्या होगा। एज आई टोल्ड यू, आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय लेक्चर्स कि आपके कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है चीज़ों के तो ये जो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है पहला पेपर जो आता है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो आप बहुत इत्मीनान के साथ इसको कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पहला साल है बिज़नेस का, तो इसमें हम ये परचेजेज़ है और ये जो हैपेंड जो हुआ वो और शुड बी जो होना चाहिए था वो, इन दो सिनारियों के अंदर हम देखते हैं। परचेजेस फर्ज कर लेते हैं। एक्चुअली परचेजेस जो हैं वो हैपेंड क्या हुआ कि $100 की परचेजेस थी हमारे पास। जब इसने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकाली, से फॉर एग्जांपल $10 हम फर्ज कर लेते हैं कि $10 की उसने चीज़ें ली, तो एक्चुअली ये 100 नहीं बल्कि इसको 90 रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन ये 90 इसने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि ये भूल गया था इसको। इसने $100 की परचेजेस अपने पास रिकॉर्ड करी और ये पहला साल है। इसके बाद इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग बैलेंस है वो फर्ज कर लेते हैं कि $10 की इन्वेंट्री बिकने से बच गई, तो 10 यहाँ भी लिख देते हैं, 10 यहाँ भी। ये 80 आ गया, ये 80 आ गया। आपको पता है कि परचेजेस ओपनिंग इन्वेंट्री है क्योंकि पहला साल हमने एज्यूम किया आसानी के लिए। अगर ये होता तो आपको एक फार्मूला पता है, आपने पढ़ा होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका ये। तो ये सिंपल है कि ये हैपन, ये हो गया। 100 में से $100 एक्चुअली 10 निकाल लेते तो 90 लिखना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने देखा 90 में से 100 में से ये 90 आ गई, सॉरी 100 में से 10 गया तो 90 आ गई, तो ये $90 यहाँ आ गया और $80 यहाँ आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी देखें बढ़ गई। फर्स्ट कर लेते हैं सेल्स $200 की है, दोनों जगह $200 आ गए। 90 हमने माइनस किया तो प्रॉफिट कितना हो गया? 110। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 200 में से जब माइनस करेंगे हम इस 80 को जो ऊपर आया है तो 120। तो एक्चुअली प्रॉफिट आप देखें तो आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट 120 आना चाहिए था, क्योंकि हमने एरर कर दिया कि हमने 90 की परचेजेस के बजाय, क्योंकि उसने निकाल ली थी $10 की अपने इस्तेमाल के लिए, हमने पूरी $100 की परचेजेस लिख दी। तो आपने देखा कि प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हो गया यहाँ पे। एज यू सी प्रॉफिट $10 से, और ये वही $10 है जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली। तो अगर अंडर स्टेटेड हो गया तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो आप कॉस्ट जो है वो कम रिकॉर्ड का, कॉस्ट जो है वो आप ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी परचेजेस आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी। जब परचेजेस आप ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इम्पैक्ट ही नहीं लिया, आपका एरर हो गया, तो डेफिनेटली फिर कॉस्ट जो होगी वो आपकी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी ज़्यादा आ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हमने समझा क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे इस एंट्री में और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग आपको पता है एक सेपरेट अकाउंट है।
अगर इस सवाल में एक और ट्रिक है, अगर वो ट्रिक ये होती कि अगर वो ये दे देता है कि ईयर ईयर एंड के ऊपर वो आपको दे देता है इस सवाल में लिखकर कि भाई ईयर एंड के ऊपर बताएं कि कैपिटल एम्प्लॉयड पे इसका क्या इफेक्ट होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो था फिर कम होता। यानी इसका मकसद है कि आप उसको अंडर स्टेटेड हो जाता, आपने ओवर स्टेटेड रिकॉर्ड किया होता उसको ईयर एंड पे अगर ये होता। लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा, ये सिंपल एक एंट्री करके उसने आपसे कहा है कि इस एरर का बताएं। तो ड्राइंग एक सेपरेट रिकॉर्डिंग है जो ईयर एंड पे जाके एडजस्ट होगा। ओनर्स इक्विटी के अंदर ईयर एंड का जिक्र नहीं है सवाल में, ये ट्रिकी पार्ट है समझने का। ये सिंपल एक एंट्री है जो एरर हुआ है, कहते हैं इन दो पे इम्पैक्ट बता दें। तो अब हम देखते हैं हमारे पास चार चॉइसेस हैं कौन कौन सी। ए में कहता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर ओवर स्टेटेड, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे कहता है नो नो इफेक्ट। तो प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर ओवर स्टेटेड है अंडर स्टेटेड है? हमें पता है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है अंडर स्टेटेड है, ओवर स्टेटेड नहीं है। देखिए ये एक्चुअल होना चाहिए था, ये हो गया तो अंडर स्टेटेड है। बी में कहता है फिर प्रॉफिट की ओवर स्टेटेड की बात करता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड नहीं है, प्रॉफिट हमारा अंडर स्टेटेड है। हमें $10 से अंडर स्टेटेड प्रॉफिट है, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे नो इफेक्ट, बिल्कुल नो इफेक्ट, क्योंकि ईयर एंड नहीं है। ईयर एंड होता तो फिर हम इसको कहते हैं, अभी ईयर एंड नहीं है, सिंपल एक एंट्री की एरर का इम्पैक्ट आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड हमने समझ लिया, और कैपिटल एम्प्लॉयड पे नो इम्पैक्ट। ये अंडर स्टेटेड तो सही लिख रहा है, लेकिन ये ओवर स्टेटेड गलत लिख रहा है। यस, ओवर स्टेटेड बिल्कुल सही होता कि हम ओवर स्टेटेड कर रहे होते कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर ये ईयर एंड होता। ये इसमें दूसरा ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने ऐसा आपसे कुछ नहीं कहा। तो फिर सी क्वेश्चन जो है इसका सही है। सी जो इसकी जो चॉइस है वो बिल्कुल सही है। तो ये 22 में आपने देखा, ये भी ज़रा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आपकी समझ आया होगा। आगे आते हैं 23rd में, कहता रजीद एंड सुनील फॉर्म ए पार्टनरशिप। रजीद एंड सुनील ने एक पार्टनरशिप फॉर्म करी ऑन 1 जनवरी 2019, बट डिडेंट प्रिपेयर ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट उन्होंने नहीं बनाया। अब देखिए ये पार्टनरशिप से रिलेट करता है। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, आई हैव रिकॉर्डेड सर्टेन लेक्चर्स फॉर सम लेक्चर्स फॉर एएस लेवल अकाउंटिंग, जो स्पेशली पार्टनरशिप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई है अभी तक। तो उसमें आप जाके जब कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, तो पार्टनरशिप का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप खास तौर पे देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि अगर पार्टनरशिप कि कोई कोई एग्रीमेंट पार्टनरशिप का नहीं है तो पांच कौन कौन सी चीज़ें हैं, पांच या छह वो कौन सी चीज़ें हैं जो फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो है अप्लाई होती हैं। तो वो आप खास तौर पे देखें। हम इस सवाल के अंदर देखते हैं कि इस सवाल के अंदर वो हमसे क्या पूछ रहा है। पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है, उसने कहा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। चले ठीक हो गया। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है उसने हमें? इन्फॉर्मेशन दी है कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 जनवरी 2019 को 40,000 20,000 का है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 ड्राइंग्स वो कहता है कि इतनी इतनी ड्राइंग्स हुई हैं, और शेयर ऑफ वर्क जो है वो 50% इसका है, 50% इसका है, कि ये इतना इतना काम करते हैं, ये इनकी ड्राइंग हुई है। दे डिसाइडेड टू ड्रॉप ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर फ्यूचर ईयर्स। उन्होंने फिर फैसला किया कि हम ये करते हैं कि अभी तक तो एग्रीमेंट हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हम एग्रीमेंट बनाते हैं फ्यूचर ईयर्स के लिए। और वो एग्रीमेंट जब बनाते हैं तो फिर क्या होगा, कहते हैं विच आइटम वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू रजीद इन 2020, कि रजीद के लिए कौन सा जो आइटम है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन्हीं लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स होगी, और पार्टनरशिप सैलरीज। तो देखिए अगर आप पार्टनरशिप अकाउंट को समझना शुरू करें तो पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है कि अगर पार्टनरशिप का फॉर्मल एग्रीमेंट कोई नहीं है, तो फॉर्मल एग्रीमेंट की एब्सेंस के अंदर फिर ये होता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देनी पड़ेंगी आपको, आपको सैलरीज भी नहीं मिलेंगी। ये तीन आइटम्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल लिमिट ऑफ एनुअल ड्राइंग्स की कोई लिमिट्स नहीं है, जितनी आप निकालें, लेकिन ये तीन पार्ट जो हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पार्टनर सैलरीज, ये फिर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये नहीं होगा, और प्रॉफिट जो है इक्वली बटेगा दोनों के अंदर। तो अब क्योंकि ये ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो जब ड्रॉ करेंगे तो इसका मकसद है जो भी कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसमें सर्टेन परसेंटेज से इनको
इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो ड्राइंग्स ये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं उस पर्सनल यूज़ के ड्राइंग पे भी इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और सैलरीज भी इनको मिलेंगी। तो ये जो हम अगर हम जाके रजीत और सुनील को देखें तो रजीत का कैपिटल 40,000 है और सुनील का कैपिटल जो है वो 20,000 है। ड्राइंग्स जो है रजीत की 5,000 है और सुनील जो है उसकी 3,500 है। इनका जो शेयर ऑफ वर्क है वो दोनों का इक्वल है। तो अगर हम देखें तो जिसका कैपिटल ज़्यादा है, अगर ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनने जा रहा है और वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जिसका कैपिटल कम है उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो रजीत जो है क्योंकि इसका कैपिटल ज़्यादा है तो अपेरेंटली क्या होगा कि रजीत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडवांटेज होगा, जबकि जबकि सुनील को नहीं होगा, कम होगा इसकी बानिस्बत। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो इसकी ड्राइंग आल्दो ज़्यादा है तो इसकी ड्राइंग ज़्यादा है, ये पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा निकाल रहा है तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके लिए ये फिर बेनिफिशियल नहीं है, जबकि इसकी ड्राइंग कम है तो इसके लिए ये बेनिफिशियल है। लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स का इम्पैक्ट जो है वो नहीं है। पार्टनरशिप सैलरीज की बात है तो सैलरीज तो फिर दोनों को मिलेंगी, इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम बेनिफिशियल देखेंगे कौन सी क्लॉज जो, क्योंकि इन दोनों के शेयर इक्वल है तो सैलरीज फिर अगर होगी, अगर कोई भी सैलरीज होगी तो दोनों को मिलेगी। लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स अगर कोई लिमिट होती है तो इन दोनों के लिए अप्लीकेबल होगी। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि रजीत की बात करी है इसने, तो रजीत के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसकी ड्राइंग ज़्यादा है तो ड्राइंग में तो इसको ये जो भी एग्रीमेंट बन रहा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो अपेरेंटली हमें लगती है कि अगर जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा है और मेरा क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो वो मेरे फ़ायदे की बात है। तो इसमें चॉइस ए, अगर हम कहें कि 23 के अंदर जो चॉइस ए है हमारी वो सही है, तो आई थिंक दैट मेक सेंस। तो ए पार्ट इसका सही हो गया। 24 में आते हैं। 24 में कहते हैं हैरी एंड जैन आर इन पार्टनरशिप। हैरी एंड जैन पार्टनरशिप के अंदर है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू हैरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कि हैरी इससे इंफॉर्मेशन ये रिलेट करती है। उसको सैलरी मिली 8,000 की, ड्राइंग उसने पर्सनल यूज़ के लिए 2,800 निकाली और शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको $4,600 का मिला। कहता है द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन हैरीज करंट अकाउंट वाज 28,200, कि हैरी के करंट अकाउंट का बैलेंस जो है 28,200 था। व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट, के इसके करंट अकाउंट का व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना था करंट अकाउंट का। तो देखिए इसमें एक बात समझने की पार्टनरशिप के अंदर ये है, आपने पढ़ा होगा तो पार्टनरशिप के अंदर सिंपल ये है कि एक तो फिक्स कैपिटल, इनके अगर करंट अकाउंट का जब भी आपसे जिक्र करें तो इसका मकसद है इन्होंने अपने जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स रखे हुए हैं, उसमें सर्टेन चीज़ें रिवैल्यूएशन टाइप की चीज़ें उसमें ले जाते हैं। तो लेकिन नॉर्मली जो रेवेन्यूज नेचर की जितनी चीज़ें हैं, यानी जिनका ताल्लुक साल के, जिस साल के अंदर हमें उसमें जो चीज़ें हैं लाइक प्रॉफिट हो गई, सैलरी हो गई, ड्राइंग हो गई, ये सब वो करंट अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं। तो कैपिटल नेचर की चीज़ें जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी और जितनी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं वो सारी करंट अकाउंट में जाएंगी, अगर करंट अकाउंट पार्टनर्स मेंटेन कर रहे हैं। हमारे इस वाले सवाल के अंदर क्योंकि करंट अकाउंट का इसने हवाला दिया है, इसका मकसद है जितनी भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं वो सारी करंट अकाउंट में एडजस्ट होंगी ईयर, उस साल में जो कुछ हुआ। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि इसका इसका ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस था इसका 28,000, इसका करंट अकाउंट बना लेते हैं सिंपल। ये था 28,200 का, और उसके बाद सैलरी इसको मिली तो सैलरी इसके करंट अकाउंट में इजाफा करेगी। सैलरी 8,000 की क्योंकि इसको मिल रही है तो इसका कैपिटल बढ़ेगा। आप कैपिटल ही समझें थोड़ी देर के लिए करंट अकाउंट को, क्योंकि ये इसकी नेचर भी करंट कैपिटल अकाउंट की होती है, बस सिर्फ ये है कि एक इंटरम अकाउंट बना लेते हैं बीच में जिसको हम करंट अकाउंट का नाम देते हैं, लेकिन सारी ट्रीटमेंट आप उसी तरीके से करें। तो सैलरी से इसका करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। ड्राइंग से क्या होगा, ड्राइंग से इसका करंट अकाउंट कम हो जाएगा, तो हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हमें पता है अगर क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ेगा, डेबिट होगा तो कम हो जाएगा। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट इसको मिला वो 4,600 का मिला, तो हम कहेंगे इसकी वजह से भी क्रेडिट होगा इसका अकाउंट, यानी ये बढ़ जाएगा। इन तीनों को अगर हम डेबिट करें तो 28,000
200, इसमें प्लस कर दें 800 को और प्लस कर दें 4600, तो ये 33,600 बनता है। इसमें से माइनस कर दें हम 2800 को जो डेबिट के अंदर है, तो 30,800, 2800 हो गया, 28,200, इसके अंदर से 8,000 की सैलरी है बल्कि। तो आप 8,000 लें, सॉरी इसको, तो 28,200 और प्लस 8,000 और प्लस 4,600, तो 40,800 होता है ये। 40,800 ये आ गया, और इसमें से माइनस कर दें आप 2,800 को जो डेबिट है, तो 38,000 बचता है। तो ये 40,800 हो जाएगा। इसका मतलब है 38,000 का बैलेंस है। अब देखें इसमें जो चॉइस बी आपको दी है, वो 38,000 का अमाउंट इसने दिया है। अब ये अगर कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पा रही है, तो आप राइट जो चॉइस है उसको टिक नहीं कर पाएंगे। तो 24 में जो बेसिक कंसेप्ट है, वो एक तो करंट अकाउंट का कंसेप्ट है कि वो आपको समझ आना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप में करंट अकाउंट वो आपको बता रहा है, तो इसका मकसद है उसके जो कैपिटल अकाउंट हैं वो फिक्स नेचर के अंदर हैं। उसमें जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होंगी उसको हम लेकर जाएंगे, और करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक करंट ईयर से होता है, उन तमाम की एडजस्टमेंट हम करंट अकाउंट के अंदर शो करते हैं। और करंट अकाउंट भी लाइक कैपिटल अकाउंट की तरह ही इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिली तो वो उसके कैपिटल में इजाफा करेगी, बिल्कुल इसी तरीके से वो उसके करंट अकाउंट में इजाफा करेगी। अगर ड्राइंग है तो उससे वो कम हो जाएगा, जैसे कैपिटल ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाता है, ऐसी इसको भी डेबिट करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल को आपको पता है इंक्रीज करती है। तो हमने बिल्कुल उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए टी अकाउंट बनाया, और फिर हमने देखा कि इसका 38,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। तो 24 को अगर हम देखें, तो 24 की चॉइस बी जो है हमारे पास, वो सही है। अब आगे आते हैं 25 के अंदर, कहता है विच आइटम इज शोन इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कि कौन से आइटम जो है वो शो होगा, विच आइटम, कौन सा आइटम शो होगा इनकम स्टेटमेंट में ऑफ ए कंपनी एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक तो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब देखें ये दो चीज़ें हैं, और दोनों को अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो लाइफ इज सिंपल। इनकम स्टेटमेंट आपको पता है जितनी भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं सारी, जो भी आप रेवेन्यूज़ हैं, आप जो भी बिजनेस करते हैं, सेल्स है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, अदर इनकम है तो उसको प्लस कर दें, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट में। वेयर एज जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं किसी कंपनी, अब हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी के अंदर क्या होगा कि रिटेन अर्निंग है हमारी, अगर पहला साल है तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर है। लेकिन उसमें से जो भी हमने डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें हैं तो किसी पर्टिकुलर रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर रिटेन अर्निंग आ जाती है कि प्रॉफिट जो रिटेन्ड है, जो हमने खर्च नहीं करा। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है, तो रिटेन्ड अर्निंग में पहली मूवमेंट क्या होती है आपको पता है, रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग के अंदर प्रॉफिट हम प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट आपका ऐड हो जाता है। जो डिविडेंड है वो माइनस हो जाएंगे, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो वो आ जाएगा, तो रिटर्न अर्निंग का एक एंडिंग बैलेंस बाकी बचता है। तो देखिए प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी आ रही है, और वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर भी आएगी, क्योंकि रिटर्न अर्निंग जो भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो क्वेश्चन आपको बाकी देखिए, इंटरेस्ट ऑन डेबिचर ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड ये फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी का पार्ट बनेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी रिटर्न अर्निंग, चेंजेस इन इक्विटी, तो ये तीन आइटम एक इनकम स्टेटमेंट में, दो आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएंगे। जो सी पार्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट होगा, स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी आएगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी आएगा। तो हमारी 25 क्वेश्चन के अंदर सी चॉइस जो है हमारी, हम ये कह सकते हैं सेफली कि हमारी सी चॉइस जो है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर।
Hassan's capital decreased by $200 over the year, even though he made a profit of $7,000, कि उसने 7,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको $200 से उसका कैपिटल डिक्रीज हो गया. विच ट्रांजेक्शंस कॉस्ट दिस? कौन सी ट्रांजेक्शंस हैं जो जो हुई हैं कंपनी के अंदर जिसकी वजह से ये आया, ये इम्पैक्ट आ गया? तो देखिए, पहला पार्ट जो है हम देखें तो कहता है उसने 1,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया और ड्राइंग उसने 8,200 की करी. तो अगर ड्राइंग 8,200 की करी और कैपिटल सिर्फ 1,000 का था, तो 7,200 तो फिर सीधे सीधे यही माइनस हो गए. उसमें से 7,000 का इसको अगर इसने प्रॉफिट कमा भी लिया तो भी 200 का नेगेटिव बैलेंस होगा. और यही वो यहाँ आपको बता रहा है कि हसन्स कैपिटल डिक्रीज बाय $200. हालांकि साथ देखें आप, आपके सामने है कि 8,200 की ड्राइंग है, 1,000 का कैपिटल है, तो 7,200 तो नेगेटिव बैलेंस यहीं आ गया आपका. और उसके बाद 7,000 अगर अपना प्रॉफिट भी कमाया है, तो अगर नेगेटिव बैलेंस कम भी हो रहा है तो 200 का डॉलर का नेगेटिव बैलेंस है. तो आई थिंक ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपका ये सिंपल कंसेप्ट क्लियर है तो आपको चॉइस ए जो है वो पहले ही हम पढ़ रहे थे, तो चॉइस ए जो है वो सही है. बी इसकी सही नहीं है कि बी तो 1,000 है और 2,000 आपने देख लिया कि ये भी गलत है. 2,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर वो कराता है तो 8,800 की अगर ड्राइंग है तो हम देख लेते हैं क्या होता है. वो कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस 1,200 किया, 6,000 की ड्राइंग थी, तो 6,000 की ड्राइंग और 1,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो ये तो 5,000 हो गए. अब अगर 5,000 का नेगेटिव बैलेंस है और 7,000 का प्रॉफिट आता है, तो ये तो फिर इसका मकसद है कि 2,000 का प्लस बैलेंस हो जाता, तो ये भी गलत हो गया. इसी तरीके से 2,000 अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया और 8,800, तो ये भी गलत है. और सी पार्ट भी गलत है, 2,200, 4,000, ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा. लेकिन हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे तो पहला ही इत्तेफाक से हमारा सही हो गया, तो बाकी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा. तो हम कह सकते हैं कि हमारी ए चॉइस जो है वो बेहतर है. उसके बाद 27 में आते हैं, कहता है अहमद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अहमद ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी. क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल एट 1 जनवरी 2019 जो है वो 15,000 के थे, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 के अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं. क्रेडिट सेल्स है आपके पास 85,000 की, कैश सेल्स है आपकी 12,000 की, चेक रिसीव्ड हुए हैं, और इरिकवरेबल जो डेट्स हैं वो 2,000 के हैं. कहता है बाय हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ये बताएं कि कितने अमाउंट से जो ट्रेड रिसीवेबल हैं आपके, वो बाय हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल. तो देखिए, इसके लिए सिंपल, अगेन आप ट्रेड रिसीवेबल का अगर लेजर अकाउंट बना लें थोड़ी देर के लिए, और ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस था 15,000, ये आप लिख दें. और उसके बाद क्रेडिट सेल्स, आपको पता है क्रेडिट सेल्स होगी तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये 85,000 से ये डेबिट हो जाएगा, या आप डेबिट साइड के ऊपर लिख दें. और कैश सेल्स का ताल्लुक नहीं है यहाँ पे, हम ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो इसको काट दें, इसमें नहीं आएगा, वो इररिलेवेंट है. चेक रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, के चेक आपको रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड है तो आपको तो बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, तो ये 65,000 से आप इसको क्रेडिट कर दें. उसके बाद आगे आ जाएं, कहता है कि इर्रिकवरेबल डेट्स. देखिए, इर्रिकवरेबल डेट्स जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, वो भी रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे. तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पैसे मिलेंगे नहीं, तो इससे भी रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दें. अब आप डेबिट और क्रेडिट को उठा के इसका टोटल कर लें सिंपल तरीके से कि क्या क्या होता है. तो 15,000 और प्लस 85,000, तो ये सिंपल आपके पास 100,000 हो गए. और यहाँ अगर आप देखें तो 65 में से 65 प्लस 2,000 प्लस करते हैं तो 67 है. 67,000 में से अगर मैं 100,000 को माइनस करूं तो 33,000 मेरा डेबिट बैलेंस आ गया. 33,000 अगर मेरा डेबिट बैलेंस आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार 33,000 से इंक्रीज हो गया, ये बैलेंस आ गया.
तो 33,000 से अगर इंक्रीज हुआ तो मैं 33,000 क्या करूंगा कि मैं इसको टिक करूंगा। अगर मैं 33,000 से टिक करूंगा, देखें यही ट्रिकी पार्ट है इसका ना, ये 33,000 का जो चॉइस है वो गलत है। उसने इतना अपेरेंटली 33,000 दिया है कि मैं एक्साइटेड होके जैसे ही बैलेंस आएगा मैं इसको टिक कर दूंगा। आल तो ये गलत है जवाब मेरा। इसलिए गलत है कि वो कहता है कि बाय हाउ मच हैड द ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, के ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हुआ। तो देखिए 33,000 का अगर एंडिंग बैलेंस है, ये 33,000 का अगर एंडिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग बैलेंस देखें ये 15,000 था। तो 33 में से 15 गए, ये 18,000 बचता है। तो ऐसी बेसिकली इंक्रीज जो है वो 18,000 का हुआ है। तो 18,000 का ये वाला पार्ट आपका जो ए है वो करेक्ट है। तो ट्रिकी पार्ट आपने देखा है इसके अंदर कि आपको ट्रेड रिसीवेबल, आपको लेजर का कंसेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक चीज़ें आपने ढंग से अगर पढ़ी हुई हैं और आपके कंसेप्ट्स अगर अच्छे हैं, तो आप इत्मीनान के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है कि इम्पैक्ट क्या होगा, ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये आप सिंपल तरीके से करके रफ साइड पे करके अगर आपने कैलकुलेशन करी तो आपको सिंपल पता चल गया। ये 33,000 देखिए कितना अपेरेंट उसने दिया हुआ था। आप फॉरन टिक करेंगे तो बी केयरफुल इन एग्जाम कि आप पढ़ें सवाल को बहुत ज़रूर से ध्यान से पढ़ें। उसने कहा इंक्रीज कितने से हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था। अगर क्लोजिंग बैलेंस देता तो हम 33,000 पे टिक करते। वो कह रहा है इंक्रीज कितने से हुआ, तो फिर ओपनिंग में से जो भी बैलेंस आया उसमें से ओपनिंग को माइनस कर दें। तो ये हमारा 27 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आते हैं 28 की तरफ। तो आई थिंक यहाँ रुकते हैं थोड़ा सा। ये जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं 28, फिर हम अपना अगला नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम 28 से लेके कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर दें इस पेपर को। तो आई थिंक कि ये आपकी समझ में आया होगा एंड यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको मज़ा भी आया होगा और आपकी समझ में भी ये चीज़ें आई होंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मल्टीपल चॉइस जो पेपर आपका आता है इसमें। जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आपको सही से समझ में आती हैं चीज़ें, तो फिर राइट चॉइस को टिक करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो फिर लाइफ बिकम्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, कि वो शायद बहुत प्रोबेबल है कि आप गलत चॉइस को टिक कर दें और आपके नंबर जो है एग्ज़ाम के अंदर कम आए। तो इसको देखते रहें आप। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कंसेप्ट्स भी आपको बताते रहें और कंसेप्ट्स भी आपकी समझ में आए और आपकी समझ में ये भी आए कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो इसको आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं ख़ास तौर पे उसको भी देखें जाके। और अगेन आई एम रिपीटिंग के क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पार्टनरशिप के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत आसान हो जाएगी। लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो है वो ख़ास तौर पे 3-4 लेक्चर देख लीजिएगा जो आपके सिलेबस से रिलेट करें, उसको आप ज़रूर देखें। जब उनको देखेंगे तो ये ओ लेवल की जो पार्टनरशिप है वो आपको बहुत आसान लगेगी। और आपकी क्योंकि वो बहुत डिटेल से मैंने वो एग्जामिनेशन पेपर पूरे पूरे कराए हैं इस लेवल अकाउंटिंग के, तो वहाँ ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे कि फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एड्रेस करते हैं। एडमिशन जब होती है किसी पार्टनर की तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और जो भी कंसेप्ट्स हैं आपकी ओ लेवल अकाउंटिंग में, आई थिंक वो काफ़ी डिटेल से वहाँ पर एक्सप्लेन है। आप खुद भी कराचीज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो वीडियोस हैं, नेक्स्ट जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और उनसे भी कहें जो भी इवन अगर वो कॉमर्स से रिलेट नहीं भी करते और अगर साइंस के सब्जेक्ट हैं तो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे साइंस से रिलेटेड भी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और उसमें इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जहां हमने छोड़ा है 28 से शुरू करेंगे उसको। और 28 जो है देखें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मार्कअप है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्कअप ये थोड़ा सा लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है स्टूडेंट को कि यार मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, इसीलिए हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो हम इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि मार्कअप और मार्जिन में क्या फ़र्क है और कैसे इसको फिर हम एड्रेस करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
And again, thank you very much for watching the video. Allah Hafiz.